ओके। सो स्क्रीन सबको नज़र आ रही, और जो आपकी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके। अच्छा, हम लोग डायरेक्टली हाँ चलते सही है हैं सर। बेसिक केयर एंड कंफर्ट के इन्फोग्राफिक पे। ठीक है, जो कि है हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था स्टूडेंट्स को कि जो बेसिक केयर एंड कंफर्ट का टॉपिक है ना, इसमें ये मेन कुछ चीज़ें आती हैं जिनमें आपके पास ना पोजिशनिंग और ट्रैक्शन पोजिशनिंग। ठीक है, ट्रैक्शन मैंने बताया था कि वो होती है जो कि जो है ना आप बोन्स को अलाइन रखने के लिए ना, या पेशेंट की जो ओवरऑल अलाइनमेंट है मेंटेन करने के लिए, स्पेशली जो फ्रैक्चर वाला है या नेक जिसकी जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई, या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसकी बैकबोन का इशू आ गया। ठीक है, तो उसमें ट्रैक्शन लगा के रखते हैं। ट्रैक्शन के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ना जो सबसे आसान तरीन चीज़ है ना, जो बेसिक सबसे चीज़ है, पोजिशनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सुपाइन होती है, मरीज़ सीधा लेटा हुआ है, इसने जो सुपाइन है ना उसको थोड़ा सा ना सीधा कर दिया, ये ऊपर की तरफ को ना हेड साइड रेज कर दिया, ऐसी नहीं होती सुपाइन। ठीक है, इसमें बिल्कुल ही फ्लैट पर बेड पे लेटा होता है मरीज़। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक आइडिया होगा इस चीज़ का। ठीक है, और प्रोन है उल्टा लेट जाना, फॉलर्स है जिसमें जो है ना कमर आपकी थोड़ी सी टेक लगा के है, और फॉलर्स जो है ना वो 45 डिग्री से शुरू हो जाती है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉलोअर्स है 45 डिग्री, 60 डिग्री। जो हाई फॉलोअर्स है वो जो है ना 75 to 90 डिग्रीज तक। ठीक है, सीधा बिठा लिया मरीज़ को। लो फॉलोअर्स जो है ना वो 45 डिग्री एंड बिलो है। ठीक है, फिर राइट लेटरल होती है जो है ना आपकी, कि आप राइट बाजू पर लेट गए हो। ठीक है, यानी बाजू नीचे आ गई अगर राइट वाली ना, तो उसे राइट लेटरल कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसकी लेफ़्ट लेटरल की, तो लेफ़्ट लेटरल होती है लेफ़्ट बाजू नीचे आ गया। टेंडलन होती है कि जिसमें जो है ना सर आपका ऊपर है, पाँव नीचे वाली साइड पे। ठीक है, टेंडलन जो है ना ये पोजीशन बनाई हुई है, इसमें देख सकते हो आप। रिवर्स टेंडलन जो है ना उसमें पाँव ऊपर होते हैं, इसमें भी उसने सर ही ऊपर कर दिया, इसको इग्नोर कर देना। लेकिन पाँव ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है रिवर्स टेंडलन में। ठीक है, फिर आपके पास सिम्स आ जाती है। सिम्स पोजीशन जो है ना वो होती है, इसको रिकवरी पोजीशन भी कहते हैं, जो सीपीआर के बाद वाली पोजीशन। सीपीआर या सॉरी रोड ट्रैफिक पे अगर गिर गया है कोई, को फेंट हो गया है कोई, किसी को एपिलेप्टिक सीजर आ गया है, तो रिकवरी पोजीशन है इसमें यह है कि एक नी जो है ना बेंट होती है और बंदा थोड़ा रोल्ड ओवर होता है। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। नी टू चेस्ट ये है कि नीज जो है ना वो चेस्ट के साथ लगी होती। ठीक है, इसे नी टू चेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। पर्पसेस पोजीशनिंग के मेनली यही होते हैं कि ज़ाहिर आप जो है ना वो कंफर्ट प्रमोट करना चाह रहे हो, ब्रीदिंग इंप्रूव करना चाह रहे हो, सर्कुलेशन इंप्रूव करना चाह रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना चाह रहे हो, प्रोसीजर्स में ऐड करना चाह रहे हो अगर किसी किस्म के। ठीक है, जैसे लेथोटमी पोजीशन है आपकी जो है ना जीयू के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट के लिए। प्रमोट हीलिंग, कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिनसे हीलिंग प्रमोट होती है, जैसे लेफ़्ट लेटरल जो है ना ये यूजली एनीमा के लिए बनाई जाती। ठीक है, सही है। जो रिवर्स जो आपका है जी अपना रिवर्स टेंडलनबर्ग, जिसमें पाँव ऊपर सर नीचे, यूजुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस में की जाती है। फाउलर्स या हाई फाउलर्स जो है ना ये सीधा बिठाने के लिए, खाना वगैरह खिलाने के बाद अगर 30 मिनट 40 मिनट मरीज़ को सीधा बिठाए रखना, तो प्रोन जो है ना वो यूजुअली ऐसे मरीज़ों के लिए बनाई जाती है जिसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह अगर बैक से की जाए, ताकि उनकी स्प्यूटम जो है ना वो निकल सके। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे डाउन को करके। फिर स्पाइन जो है सबसे कॉमन तरीन पोजीशन है जिसमें जो है ना मरीज़ यूजुअली लेटता है, सोता है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग। अच्छा, ट्रैक्शन की बात करें, ट्रैक्शन बेसिकली ना पुलिंग फोर्स है बोन को रीलाइन रखने के लिए। तो स्क्रूज एंड पिन्स के साथ अगर कोई लगा हो ना, जैसे ये एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है बाहर। ठीक है, तो ये 15 से 30 पाउंड की पुलिंग फोर्स लगा सकता है। पुलिंग फोर्स का मतलब है ऐसे खिंच पड़ती है। ठीक है, इस तरह की ट्रैक्शन को ना हेलो ट्रैक्शन कहते हैं। हेलो बेसिकली ना वो गोल दायरे जो होते हैं ना लाइट्स के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, तो ये आपकी आइज़ के इर्द गिर्द जो है ना, ऐसे अगर फॉर एग्जांपल एक गोला सा लगा दिया जाए, तो इसे हम हेलो ट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और स्किन ट्रैक्शन बेसिकली ये फ्रैक्चर वाले मरीज़ के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल बक्स ट्रैक्शन है। बक्स का मतलब ये है कि ये आपकी टांग वगैरह को स्टेबलाइज रखने के काम आती है। ठीक है, मसल स्पैजम्स को डिक्रीज़ करती है, ये अलाइनमेंट को सीधा रखती है। अच्छा, कभी भी जो ट्रैक्शन है ना वो बेड के ऊपर नहीं रखते। ठीक है, या ज़मीन पे नहीं रख देते, ये चीज़ ध्यान में रखनी। अगर ट्रैक्शन लगी हुई है ना बक्स ट्रैक्शन, तो ज़मीन पे नहीं रख देना। वेट वेट ज़मीन पे रख दिया तो ट्रैक्शन लूज़ हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है,
कुछ नर्सिंग एक्शंस हैं। नर्सिंग एक्शंस में क्या क्या आता है? एक तो है जी, डोंट एडजस्ट वेट्स अनलेस ऑर्डर्ड बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो अगर कहीं एमसीक्यू में आपको ये आ जाता है ना कि वेट एडजस्ट कर दो या वेट इस तरह से एडजस्ट करोगे या नहीं करोगे, तो जब तक डॉक्टर की ऑर्डर नहीं है ना, वज़न अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट नहीं करते आप, वो डॉक्टर्स ने सेट किया होता है, ठीक है। वेट्स जो हैं वो फ्री हैंगिंग होने चाहिए। फ्री हैंगिंग का मतलब ये है कि यानी लटकते हुए होने चाहिए, उनको इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो क्या होगा, मतलब किसी चीज़ के ऊपर पड़े ना हो, ठीक है। एंश्योर नो फ्रेइंग ऑफ रोप्स एंड पुलीज, यानी गुंजल वगैरह ना पड़े हों, पुलीज या रोप्स आपस में मिक्सअप ना हुई हों, ठीक है। फ्री हो थोड़ा, यानी अगर मरीज़ थोड़ा पुल करे तो वो पुली वगैरह इजीली मूव करे, ठीक है। मॉनिटर सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स देन एवरी 4 आवर्स। तो ट्रैक्शन लगने की वजह से ना कई दफ़ा ब्लड सप्लाई भी शंट हो जाती है या कट ऑफ हो जाती है, तो इसलिए जो आपकी पेरिफेरल है ना, नेल्स वगैरह, इनकी देखनी चाहिए जो कैपिलरी रिफिल है, ठीक है। द फर्स्ट 24 आवर्स देन एवरी 4 आवर्स। पिन साइट केयर, यूज सेलाइन स्लैश वैजलिन ड्रेसिंग एज पर फैसिलिटी प्रोटोकॉल, डन एवरी 8 to 12 आवर्स। तो सेलाइन वगैरह लगाना या वैजलिन वगैरह लगाना जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी फैसिलिटी प्रोटोकॉल क्या कहती है, ठीक है। साइंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन, अब ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि देखो ना, ये पिन्स और स्क्रूज लगे हुए हैं अगर, ठीक है, तो ये अच्छा, ये जो हेलोज ट्रैक्शन है ना, ये स्किन के अंदर लगी होती है। जो बक्स ट्रैक्शन है ना, यूजुअली टांग के ऊपर ना कोई पट्टी शट्टी बांध के, लकड़ी शकड़ी जोड़ के ना उसके ऊपर लगाई होती, ठीक है। तो जो हेलो ट्रैक्शन है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो पिन्स और नट्स की वजह से ना पस भी पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। प्लूरेंट ड्रेनेज क्लियर इज एक्सपेक्टेड। तो अगर ड्रेनेज प्लूरेंट है तो ओके है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर सीरो सैंग्वेनियस है या फिर जो है ना वो सॉरी, प्लूरेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्लियर एक्सपेक्टेड है। सीरो सैंग्वेनियस थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, अगर रिसेंट बिल्कुल लगाया है तो थोड़ा बहुत ब्लड टिंज्ड अगर निकल रहा है उसमें से ना। बाकी ओडर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फीवर एक्सेप्टेबल नहीं है। लूज पेन्स का मतलब है कि वहाँ पर जो है ना वो टिशू गल रहा है, यानी जो गोश्त है वो गल रहा है मरीज़ का, तो लूज़ हो रही हैं पेन्स, ठीक है। प्लूरेंट ड्रेनेज का मतलब पस पड़ रही है। ओडर बू आ रही तो इन्फेक्शन है। बुखार डेफिनेटली इन्फेक्शन का साइन है, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज थिंक व्हाट पोजीशन और एक्शन विल प्रोवाइड कंफर्ट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। देखो यार, इसको ना थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो। अब आप भी हो ना, आपका क्या दिल करता है जब आप बेड में लेटते हो या कहीं पे रेस्ट करते हो, तो आप अपनी मर्ज़ी की पोजीशन में लेट जाते हो, ठीक है। कोई अगर आपको कहे ना कि नहीं ऐसे बैठो या ऐसे लेटो, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप जो है ना पोजीशन चेंज कर जाओगे, ठीक है। या अगर आप बाजू के बाहर पे बैठे हुए हो या टांगों के बाहर पे बैठे हुए हो या एक ही करवट साइड पे लेटे हुए हो, इवेंचुअली क्या होगा, थक जाओगे और अपनी पोजीशन चेंज कर लोगे। तो इसी तरह मरीज़ को भी लेकर आपने यही सोचना है कि जिस पोजीशन में मरीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और जिस पोजीशन में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, वो वाली पोजीशन मेंटेन करनी। कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज़ों के साथ मैं काम करता था ना, तो उनको ना सीधा ही लेटना होता था, ठीक है। फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ सर्जरी के बाद ना, तो वो तंग पड़ जाते थे ऐसे। फर्स्ट 48 आवर्स के बाद आपको पता है, कार्डियक सर्जरी वाला मरीज़ भी जो है ना 1-2 दिन सीधा लेटना पड़ता है उसको, थोड़ा सा ना चेस्ट ट्यूब वगैरह डली होती है उसको, ठीक है। तो ऐसे मरीज़ जो है ना, उनको करवट करना मना होती है, लेकिन यह है कि अब देखो, कंफर्ट तो उसका दिल कर रहा है कि मैं करवट कर लूँ, लेकिन यह है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर करवट करेगा। तो ये जो दो पैरामीटर है ना, कि जिसमें कंफर्टेबल पोजीशन आप तब बनाते हो जब कॉम्प्लिकेशन ना हो कोई उससे, ठीक है। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट जहन में रखनी है बात, ठीक है। इसके बाद मोबिलिटी पे मैं लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें मैंने जो है ना वो असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बताया था, वॉकर, केन, क्रचेज़ के बारे में, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट गेट, स्विंग थ्रू गेट, ठीक है। स्टेयर्स कैसे चढ़नी उतरनी कैसे हैं, तो ये वो वाला लेक्चर आप देख सकते हो। अगर किसी ने वो नहीं लिया तो ले लो जाके, यूट्यूब पे है। अगर लिया हुआ है, वेल एंड गुड, तो ये कवर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, एक स्केल आता है जिसे हम ना बी मैट स्केल भी कहते हैं। बी मैट स्केल बेसिकली जो है ना वो होता है सिट एंड शेक, assess strength, seated balance, cognition, stretch and point, assess lower extremity stability and strength, stand ability to stand and sit straight, ठीक है। सिट स्टैंड करने वाली वॉक, assess walk and balance gait। ये जो बेसिकली है ना बी मैट स्केल, ठीक है। ये बी मैट स्केल मैं ना आपको ज़रा उससे भी दिखा दूंगा, आर्चर के लेक्चर से भी, उसमें इसकी स्कोरिंग भी दी हुई है, ठीक है। बी मैट की मेनली ये होता है कि जितना मरीज़ इंडिपेंडेंट हो ना बी मैट पे, उतना ही बेहतर है, ठीक है। जितना मरीज़ डिपेंडेंट होता जाएगा ना, उतना ज़्यादा वो उसका स्कोर ख़राब हो जाएगा।
यानी अगर मरीज़ जो है ना वो बैठ के बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकता ना, तो इसका मतलब कि बी मैट जो है ना उसका स्केल कह रहा है कि मरीज़ की मोबिलिटी अच्छी नहीं है। स्ट्रेच एंड पॉइंट नहीं कर सकता। स्ट्रेच एंड पॉइंट का मतलब पाँव को ऐसे ना स्ट्रेट, या हैंड्स को स्ट्रेट, स्ट्रेच एंड पॉइंट, ठीक है। इससे स्ट्रेंथ पता चलती है ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, पाँव की। स्टैंड ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, वॉक नहीं कर सकता, तो ये बी मैट के अंडर आता है। बी मैट बेसिकली जो है ना मोबिलिटी स्केल है एक, ठीक है। और इसके बाद बात करें इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं नर्सेज के, जो जब मरीज़ जो है करवट ना उसकी हो, या उसको अगर फॉर एग्जांपल वो ना मिले, क्या उसे कहेंगे, कोई केयर ना मिले, तो स्किन ब्रेकडाउन यानी प्रेशर अल्सर सबसे पहले होते हैं मरीज़ को, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह यानी हड्डियों में अकड़ाव, मस्कुलर वीकनेस एट्रोफी, मरीज़ के मसल्स लूज़ हो जाते हैं, कैल्शियम लॉस हो जाता है बोन से, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हाइपर कैल्सीमिया, रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स का मतलब यह है कि हड्डी में से कैल्शियम बाहर आ गया। जब हड्डी में से बाहर आएगा ना, तो ज़रूरी नहीं कि ब्लड में भी कम हो जाए। ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है कई दफ़ा ना, बोन में से लूज़ होता है तो, क्योंकि बोन से लूज़ होकर ब्लड में आता है, ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया होता है। अगर कैल्शियम लेवल्स ब्लड में हाई होंगे तो रीनल कैल्कुलाई भी हो सकते हैं, कैल्शियम बेस्ड स्टोन्स। फिर एटिलैक्टेसिस है। फेफड़े जो है ना बेसिकली ये चलते बंदे के सही काम करते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई मरीज़ है आपका, वो लेटा हुआ है ना, तो ये ज़्यादा प्रोन है एटिलैक्टेसिस को। नाउ एटिलैक्टेसिस इज़ डिफाइंड एज द कोलैप्स ऑफ लंग्स। वैसे जो है ना, जो लंग्स है ना, इसमें ना तकरीबन लास्ट में ना आपकी एयर पड़ी होती है, जिसे हम जो है ना वो कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं इसको ना, ठीक है। जिसे जो कि पड़ा ही रहता है, जो कि कभी भी नहीं निकलता लंग से, ठीक है। कितनी भी ज़ोर से हवा बाहर फूंक लो ना, तो वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना वो हमेशा पड़ा रहता है। अगर वो भी निकल जाए ना, तो फिर उसको एटिलैक्टेसिस कहते हैं, यानी लंग्स बिल्कुल ही पिचक गए हैं, कोलैप्स हो गए, ठीक है। जो बंदा मूव अबाउट नहीं करता उसका वीनस स्टेसिस होता है। वीनस स्टेसिस डीवीटी को लीड करती है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। उससे क्लॉट्स बन सकते हैं कहीं पे भी बॉडी में, और वो डिसलॉज होकर जा भी सकते हैं, जैसे कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के केस में, ठीक है। अब बारी आती है जी थोड़ी सी स्किन ब्रेकडाउन को देखने की। अच्छा, मरीज़ की जो स्किन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मानी जाती है, डेफिनेटली डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स में से एक है, ठीक है। यूज़ अ स्कोर, फॉर एग्जांपल ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल बेसिकली एक स्केल है जो कि इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैंने इतनी डिटेल में ये नहीं गया, मैं ब्रेडन स्केल दिखाऊँ या इस तरह उस तरह की चीज़ें ना, तो वो अगर आप स्टडी करना चाहते हो, डेफिनेटली गो लुक अप ब्रेडन स्केल ऑन द इंटरनेट, हाउ टू डू इट, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ ये फिर बहुत निटी ग्रिटी में जाना पड़ता है, तो ये 2.5-3 घंटे के लेक्चर बन जाते हैं। अच्छा, ओपन सोर्स जो है ना, उनसे इन्फेक्शन हो सकता है मेनली जब मरीज़ की बेडशीट सही ना बिछाई गई हो, या उसमें चुनट वगैरह हो किसी किस्म के, या प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए वो अपने बटक्स पे या जो है ना एक ही पोजीशन में लेटा रहे, तो उसको बेड सोर्स होते हैं शीयर फ्रिक्शन की वजह से। बाकी स्टेजेस प्रेशर अल्सर्स की आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है ना, उसमें रेडनेस होती, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि स्किन छिलेगी तो फर्स्ट स्टेज आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्किन छिलने पर फर्स्ट स्टेज नहीं होती। ये बेसिकली जो है ना, स्किन अगर रेड हो गई है ना, और वो रेडनेस इजीली जा नहीं रही, तो उसे हम जो है ना वो फर्स्ट स्टेज बेड सोर कहते हैं, ठीक है। फिर पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। पार्शियल थिकनेस का मतलब ये है कि जो ऊपर एपिडर्मिस लेयर थी ना वो उतर गई, यानी डर्मिस लेयर नज़र आना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज में स्किन लॉस यानी ये कि जो आपका ना वो सबक्यूटेनियस फैट है वहाँ तक पहुँच गई है, जो है ना ज़ख़म, ठीक है। यानी फैट वाली लेयर पे आ गया स्किन की, थर्ड लेयर पे। तो थर्ड स्टेज को थर्ड लेयर से जोड़ सकते हो, सेकंड स्टेज को सेकंड लेयर से जोड़ सकते हो, और फर्स्ट स्टेज को फर्स्ट लेयर से। फोर्थ स्टेज ये है कि यहाँ पर ना मसल टिश्यू भी लूज़ हो जाता है, बोन नज़र आना शुरू हो जाती, ठीक है। यानी मसल तक पहुँच के बोन का थोड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी एक स्टेज होती है जिसे हम अनस्टेजेबल कहते हैं। यहाँ पर ना सारा गोश्त पोश्त खाया जाता है, जो पीछे बचता है वो सिर्फ और सिर्फ हड्डी नज़र आती है, और ये बिल्कुल काला हुआ होता है अंदर से, ठीक है। अनस्टेजेबल वैसे इधर मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन ये कि ये भी एक स्टेज होती है अनस्टेजेबल वाली। बाकी जिन्होंने जो है ना वो बेड सोर्स वगैरह देखे हैं, या उसमें जो है ना वो केयर की है कभी ऐसे पेशेंट्स की जिनको बेड सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। काफ़ी हॉरिफिक नज़ारा होता है ये जो बेड सोर्स वाला ना, ठीक है। तो मेनली तरीक़ेकार क्या है, आप जो है ना कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मरीज़ वो ना भार पे कम बैठे। यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज़ कम से कम जो है ना वो करे, क्या कहते हैं, एक ही पोजीशन में ना रहे, ठीक है।
कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो करवट ले, जैसे फॉर एग्जांपल एवरी 2 आवरली मिनिमम, ठीक है। और हेड ऑफ़ द बेड की बात करें तो हेड ऑफ़ द बेड में जो है ना वो 30 डिग्रीज जो है वो आप कर सकते हो, उस पर रख सकते हो, ठीक है, मरीज़ को, ताकि ये कि सर उसका जो है ना वो नीचे ना झुके। फिर पैडिंग वगैरह भी कर सकते हो बोनी प्रोमिनेंसेस पे, ठीक है। आपको पता है जेल पैड्स वगैरह आते हैं या कुछ ऐसे आते हैं कुशंस जो कि ऐसे रख सकते हैं आप मरीज़ के साथ। कुछ लोग वाटर फिल्ड ग्लव्स भी यूज़ करते हैं, वो भी चलता है, देसी जुगाड़ी तरीका है, लेकिन ये कि जो प्रोफेशनल वे है वो है जो पैड्स वाला ना, आपका जेल पैड्स वाला, ठीक है। फ्लोटिंग द हील्स ऑफ द बेड, तो वो अक्सर नर्सेज जो है ना वो ग्लव्स में पानी भर के ना तो वो रख देते हैं हील्स वगैरह के नीचे। नो डोनट शेप्ड पिलो। अच्छा, डोनट शेप्ड पिलो इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो बोन को फिर भी नहीं प्रिवेंट करते। मेन मकसद ये है कि बोन नीचे ना लगे। तो अगर डोनट शेप रखोगे तो डोनट शेप साइडों से तो रोकेगी, लेकिन बोन तो फिर नीचे लग रही है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ तरीक़ेकार हैं हमारे पास वीनस रिटर्न लेके आने के। वीनस रिटर्न लाने का तरीक़ाकार ये है कि भाई आप जो है ना ब्लड अगर लेटा हुआ है, मरीज़ फ्लो नहीं कर रहा, तो आप उसे टेड स्टॉकिंग वगैरह पहना दो, ठीक है। नहीं पहनाओगे तो क्लॉट्स का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। टेड स्टॉकिंग पहनाओ, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी कहते हैं उन्हें, या फिर ऐसी सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस रख लो। ये बेसिकली टांगें दबाने वाला ही मशीन कह सकते हैं इसको सादा अल्फाज में ना। तो ये पहना देते हो ना आप, तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद हवा भरती रहती है उन जो है ना आपके जो स्टॉकिंग्स हैं उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी बात अगर करें रेंज ऑफ मोशन की, ये भी करवाई जा सकती है। जो मरीज़ ज़्यादा देर बेड पे रहते हैं, ठीक है, उनका ये इशू होता है कि वो ROM उनकी कम होती, तो उनको आप ROM करवा सकते हो, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, यानी ख़ुद से मूव करवा सकते हो। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन भी टीच कर सकते हो, यानी मरीज़ को सिखाओ कैसे बॉडी को मूव वगैरह करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, ये परमानेंट मसल शॉर्टनिंग की वजह से होते हैं, कॉज बाय मसल स्पेसिटी, ऑफन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। मरीज़ अगर काफ़ी अरसे से बेड पर ही पड़ा ना, तो उसके जो ये है ना आपके जो टेंडन्स हैं या जो आपके जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स जो है ना वो, टेंडन लिगामेंट कह रहा हूँ सॉरी, मसल जो है ना वो शॉर्टन हो जाते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये बाजू मैं ना मूव करूँ ना, तो ये जो मसल है ना जो मेरी रिस्ट को ऐसे मूव करता है, ठीक है, इवेंचुअली ये ओवर टाइम शॉर्टन हो जाएगा। जब शॉर्टन होगा ना, ठीक है, तो ये मेरा बाजू जो है ना यहाँ से खिंच जाएगा, ठीक है। या पाँव है, अगर वो उसका मसल ऐसे हो गया ना कॉन्ट्रैक्चर, तो पाँव ऐसे ना खिंचा खिंचा सा रहेगा, ठीक है, लूज़ नहीं छोड़ सकोगे उसको, क्योंकि मसल अपनी जगह पर एक तरीके से टाइट हो गया, ठीक है। लो भाई, ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वैसे तो सॉल्व ही हुआ है, बी एंड ई नीचे लिखा हुआ, इसने ऊपर से टिक इसने किसी और की, खैर देखते हैं। द सुपरवाइजिंग नर्स वॉचेज अ न्यूली हायर्ड नर्स फॉर अ क्लाइंट एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर, विच इंटरवेंशन रिक्वायर फॉलोअप। तो आपने बताना है कि कौन सी इंटरवेंशन को फॉलोअप चाहिए। तो देखो, प्रोवाइड्स अ डोनट पिलो इन दी चेयर, तो ये तो फॉलोअप चाहिए इसके लिए, क्योंकि डोनट पिलो रिकमेंडेड नहीं है। मेंटेन्स हेड ऑफ द बेड एट 90 डिग्री, ये भी ठीक नहीं है, सही है, क्यों, क्योंकि ये कि ये चीज़ अच्छी नहीं है जो आपकी होती है ना, हेड ऑफ द बेड अगर 90 डिग्री पर रहेगा तो उसकी तो उस पर प्रेशर पड़ेगा ना, ठीक है, बम पे। और अगर इनकरेज फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी रॉन्ग है। जो इसमें ठीक है सिर्फ वो वाले हैं, अप्लाई जिंक ऑक्साइड टू द पेरिनियल स्किन, ठीक है, और यूजेज अ पिलो टू फ्लोट हील्स। अच्छा, ये ना एक नेगेटिव क्वेरी इवेंट है, ये नीचे आंसर रॉन्ग लिखे हुए हैं, ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। बी और सी आंसर इसका मतलब ना सिर्फ नहीं है, इसमें डी भी है, ठीक है। BCD इसका राइट आंसर है। वहाँ पे लगा क्रॉस हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। वो क्रॉस का मतलब ये है कि ये ऑप्शंस को फॉलो अप करना। जो ग्रीन हुए हैं ना टिक, इसका मतलब है कि इन ऑप्शंस को फॉलो अप करने की नीड नहीं है, ये ठीक है, सही है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ना समझ आई तो कोई बात नहीं, मैसेज में पूछ लेना। ये जो लाल वाले हैं ना, ये ठीक है एक्चुअली, क्योंकि इनको फॉलो अप करने की नीड, अगर आपने ये पकड़ ली, ये डिटेक्ट कर ली, तो आपके जवाब ठीक हो जाएंगे। ये ए और ई ओके हैं। जिंक ऑक्साइड लगाना या पिलो रखना हील्स को फ्लोट करने के लिए, ये फॉलो अप करने वाली चीज़ नहीं है। तो विच इंटरवेंशंस रिक्वायर फॉलो अप, न्यूली हायर्ड नर्स है ना, सुपरवाइजिंग नर्स उसको देख रही है, तो ठीक है। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की तरफ, ठीक है, बेसिक केयर एंड कंफर्ट में। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि किस तरह मरीज से बातचीत करना है, और उसको जो है ना किस तरीके से थेराप्यूटिक टच देना है। हाँ, अच्छी इन्वायरमेंट, क्वाइट वार्म लाइटिंग, ठीक है, स्लीप रेस्ट प्रमोट करो उसका। अगर उसे पेन वगैरह हो रहा है या वो सैड है, परेशान है, तो उसे आप टीवी म्यूज़िक या रीडिंग पे लगा सकते हो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह,
ठीक है, जिसमें आप जो है ना वो मेडिटेशन वगैरह उसे टीच कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टीच कर सकते हो, ठीक है। और फिर बेसिक केयर एंड कंफर्ट में ये भी टॉपिक आते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन, इस पर भी मैं क्लास ले चुका हूँ। अभी मैंने एलिमिनेशन पे और पोस्टमार्टम पे क्लास लेनी है, तो ये हम आगे करेंगे, इसको जो है ना वो मतलब आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक केयर एंड कंफर्ट में ओवरऑल यही टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसका किसी इस कैटेगरी में किसी का है तो पूछ लो, ताकि फिर आगे मूव करें। क्यों भाई, कोई सवाल? क्लियर है सब? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? ओके, चलो जी आगे मूव करते हैं, पोजीशनिंग की बात करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने काफ़ी पोजीशंस तो आपको जनरली पहली स्लाइड में दिखा दी हैं, कुछ जो रह गई हैं वो भी देख लो, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ ओवरऑल ना चीज़ें, जो पोजीशन के हवाले से ना। एक चीज़ जो है ना, जो कि आपने जहन में रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में ना पोजीशनिंग के, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, पोजीशन बनाने से पहले ना पेशेंट की ये सोच लो कि मैं इस पोजीशन को बनाना क्यों चाह रहा हूँ, मैं क्या गोल अकॉम्प्लिश करना चाह रहा हूँ इससे। इससे मेरी मरीज़ की बॉडी की एनाटमी में या उसकी फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क आएगा, क्या मेरा रिक्वायर्ड आउटकम निकल के आएगी, उसकी बॉडी में जो चेंज आएगा, या फिर कोई ऐसा चेंज तो नहीं आ जाएगा जो ठीक ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मरीज़ लेटा हुआ था कॉन्कॉर पे, मरीज़ कॉन्कॉर बेसिकली एक बीटा 2 रिसेप्टर आपकी वो है, एंटेगनिस्ट है, बीपी को सॉरी हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए आती है, अगर बढ़ रहा हो तो देते हैं, ठीक है। तो आपने उसको ना एकदम से उठा के बिठा दिया, अब वो कॉन्कॉर ले रहा है, उसका हार्ट जो है ना एकदम से अकोमोडेट नहीं कर सकेगा, तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, या उसको उठा के एकदम खड़ा कर दिया। जैसे एस इनहिबिटर दे रहे होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे रहे हो, कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में ना मरीज़ को उठा के खड़ा करोगे तो डेफिनेटली उसकी फिजियोलॉजी पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी उसको। तो ये है कि पोजीशन देख के बनाते हैं, क्या करना चाह रहे हो, उससे अफेक्ट क्या होगा मरीज़ को, क्या इस मरीज़ की पोजीशन बनाने से मेरा गोल अचीव होगा, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है भाई? असेस द क्लाइंट बिफोर एंड आफ्टर पोजीशनिंग, यूज़ पिलोज वेजेस पोजीशनिंग डिवाइसेस फॉर सपोर्ट एंड अलाइनमेंट। हर 2 घंटे बाद पोजीशन चेंज करो ताकि प्रेशर शोर ना हो, और डोनट पिलो कभी भी बोनी एरियाज के नीचे नहीं रखते। मेन गोल्स पोजीशनिंग के होते हैं कि सांस मरीज़ को खुल के आए, डाइजेशन उसकी अच्छी हो, सर्कुलेशन अच्छी हो, एस्पायरेट ना कर जाए और प्रेशर इंजरीज प्रिवेंट करे, या पेन रिलीफ रहे मरीज़ का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोजीशन देख लेते हैं, जिसमें लो फॉलोअर्स, सेमी फॉलोअर्स, फॉलोअर्स, हाई फॉलोअर्स, फिर ऑर्थोपनिक पोजीशन आपके पास, ठीक है। अब ऑर्थोपनिक पोजीशन क्या होती है? ये वो पोजीशन है कि जिसमें जो है ना मरीज़ स्ट्रेट अपराइट लीनिंग फॉरवर्ड ओवर द टेबल रिलीव्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसको कार्डियक टेबल के ऊपर भी मरीज़ जैसे वो लीन होके करता है ना, ठीक है। ऑर्थोपनिक पोजीशन ये है कोने में 5वीं वाली, ठीक है। और फिर आपके पास सुपाइन मैंने बताई थी, सीधा लेटा हुआ, प्रोन उल्टा लेटा हुआ, राइट लेटरल सीधे बाजू पे लेटा हुआ, लेफ्ट लेटरल लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ, ठीक है। ये कई दफ़ा इसने डायग्राम उतनी परफेक्ट नहीं बनाई, तो लेकिन इतना भी बना रहा है यही तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर टेंडलनबर्ग जिसमें सर ऊपर है, रिवर्स टेंडलनबर्ग जिसमें पाँव ऊपर है, ठीक है। सिम्स पोजीशन जो रिकवरी है, नी टू चेस्ट दिखा दी। फिर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पोस्ट ऑप, ठीक है। इसमें क्या है कि फीडिंग्स जो है बच्चे को अपराइट करके करवाते हैं, ठीक है। पैलेट कैन बी प्रोन, लिप कैन बी कैन नॉट बी प्रोन। पैलेट का मतलब यह है कि बच्चा कहीं एस्पायरेट ना कर जाए, ठीक है, तो बिठा के उसको फीड शीड कराते हैं, लेट के नहीं कराते क्लिफ्ट पैलेट वाले बच्चों को, बाकी बच्चे लेट के भी कर लेते हैं फीड। फिर पोस्ट ऑप लिवर बायोप्सी, इसमें आपने ना राइट साइड पे लेटाना होता है, लाइंग ऑन राइट साइड रिड्यूसेस ब्लीडिंग रिस्क, प्रेशर ऑन बायोप्सी साइड। ये एक अच्छे इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पोस्ट बायोप्सी जो है ना लिवर की कौन सी पोजीशन आप रिकमेंड करेंगे मरीज़ को ना, तो वो राइट लाइंग है, ठीक है। राइट साइड पे लिवर होता है, राइट साइड पे लेटाना होता है, ठीक है। फिर ड्यूरेंट्स मैनूवर कहते हैं इसे, एयर एम्बोलिज्म वाला, ये बेसिकली टेंडनबर्ग ही होती, ठीक है। और लेफ्ट लेटरल टेंडनबर्ग होती, यानी सर वाली साइड ऊपर, और लेफ्ट लेटरल भी, यानी लेफ्ट साइड पे मरीज़ लेटा होता है। इससे मेनली ना फेफड़ों में हवा जाने से रोकी जाती है। फेफड़ों में हवा जाने से मुराद ये नहीं कि जो सांस के ज़रिए बेसिकली ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप लेफ़्ट नहीं लिटाओगे ना और टेंडनबर्ग पे नहीं करोगे मरीज़ को, तो लेफ़्ट आर्टरी से ना फेफड़ों में हवा चली जाएगी, वहाँ पे जाके ना ये हार्ट तक अगर गई ना वाया जो आपकी पल्मोनरी वेन है, वहाँ से वापस हार्ट में आ गई, और पता चले कि वो हार्ट के अंदर जाके जो है ना एयर बबल कॉर्नरी आर्टरीज़ के अंदर चला गया, तो मरीज़ को
एयर एम्बोलिज्म की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो जब कहीं पे हो जाए ना एयर एम्बोलिज्म, तो फिर हम ड्यूरेंस मैनूवर यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि एयर राइट साइड ऑफ द हार्ट पर ही रहती है लेफ़्ट लटाने से, ठीक है, तो वो जाती नहीं फिर लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि आपको पता है एयर इज़ लाइटर देन ब्लड, तो वो ऊपर को फ्लोट करती है फिर राइट चैम्बर में ना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सीधा भी बिठाया जा सकता है ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए, डिक्रीज स्ट्रेन ऑन दी हार्ट, ठीक है, हाई फॉलोअर्स। और ट्रैक केयर इसमें सेमी फॉलर या फॉलर इजी ब्रीदिंग के लिए, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड में नी टू चेस्ट या टेंडलनबर्ग पोजीशन, ये मेटरनल चाइल्ड हेल्थ की पोजीशन है, वैसे इधर अच्छी बनी नहीं है, ये पता नहीं क्या बना दी है यही ने, बता नी टू चेस्ट मैंने ऊपर दिखाई है, ये वाली पोजीशन होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये प्रोलैप्स्ड कॉर्ड के केस में जो है ना वो आती है, इससे कॉर्ड पर प्रेशर रिलीव होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है प्लेसेंटा का, ठीक है। अच्छा, जनरल टिप्स क्या हैं? जनरल टिप्स ये हैं कि भाई पिलो शिलो रखो मरीज़ के साथ ताकि वो वेल सपोर्टेड रहे, बॉडी उसकी प्रॉपरली अलाइन करो, ठीक है, बोनी प्रोमिनेंसेस को प्रोटेक्ट करो, और रीअसेस करो स्किन को फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और पोजीशन जब जब चेंज करते हो उसे डॉक्यूमेंट करो। अक्सर अस्पतालों में ना पोजीशनिंग चार्ट्स वगैरह भी दिए होते हैं, ठीक है, तो वो भी फिल वगैरह किए जाने चाहिए। पोजीशनिंग क्यों मैटर करती है? एक तो इससे प्रेशर इंजरीज नहीं होती, स्किन नहीं ख़राब होती, कॉन्ट्रैक्चर्स में नहीं जाता मरीज़, यानी मसल लेंथ शॉर्टन नहीं होती, अच्छी सर्कुलेशन मेंटेन होती है, वीनस रिटर्न आता है अच्छा, ब्रीदिंग और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है, कंफर्ट एनहेंस होती है, पेन रिड्यूस होती है, और सपोर्ट्स हीलिंग एंड रिकवरी, ठीक है। ये सारी इसकी चीज़ें हैं। अच्छा, फाइनली क्या है? एंथलेक्स ऑफन टेस्ट योर एबिलिटी टू चूज द बेस्ट पोजिशन फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट, ऑलवेज थिंक विच पोजिशन विल बेस्ट हेल्प अचीव द गोल, ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन इस वाली इन्फोग्राफिक में? सर ठीक है। कोई किसी का सवाल? अच्छा यार, मैं बड़ा ही खुश हूँ, मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखो 56-60 लोग आए थे, तो कोई भी क्लास छोड़ के नहीं गया। ये डेडिकेशन जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, ठीक है। और इसको मेंटेन रखो, ठीक है। और ज़रा सी तारीफ़ करने पे ये नहीं कि अगली दफ़ा आप क्लास में ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये कि इसको मेंटेन रखो। दूसरा ये कि कम बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ टेस्ट किया करो, ठीक है। मैं एमसीक्यूज़ की काउंट जो है ना वो ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं 25 से 30 एमसीक्यूज़ से ऊपर नहीं अभी ले रहा। फिर जून के महीने में ना टेस्ट मैंने इनिशियली लेने शुरू किए थे टेस्ट 25-30 से, फिर मैंने उनको 50-60 तक भी किया, लेकिन मैंने नोटिस किया 25-30 वाले एमसीक्यूज़ आप लोग कर लेते हो, और 50-60 वाले जो है ना आप करके रिजल्ट नहीं शेयर करते, तो फिर स्टेमिना इसका मतलब है नहीं है ना स्टूडेंट्स का। तो मैं ये है कि 25 से 30-40 तक भी लेके जाऊँगा एम सी क्यूज़, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे ये 3-4 टॉपिक मिक्स हैं, 30-40-50 तक जो है ना वो टेस्ट के रिज़ल्ट ही शेयर नहीं किए। टेस्ट के रिज़ल्ट एंड पे आते हैं जब आप वो कर लेते हो ना टेस्ट, टेस्ट का रिज़ल्ट आपको खुद ही वो देता है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना उसकी, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो उसके टेस्ट के रिज़ल्ट के एंड पे। मैं नहीं देख सकता जब तक आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, तो लेकिन यह है कि आपको वो लाजमी देता है, तो करके टेस्ट लाजमी ग्रुप में भेजा करो। कोई क्वेश्चन नहीं, मूव करें फॉरवर्ड। कल्चरल कंसिड्रेशंस, ठीक है, तो ये आज का फाइनल टॉपिक है, तीसरा और आखिरी टॉपिक है, सही है। अच्छा, देखने में वैसे तुम लोगों को लग रहा होगा कि जो है ना यार आज तो 3 बड़े टॉपिक हैं और इतनी बड़ी बड़ी इन्फोग्राफिक शीट्स हैं या चीट शीट्स हैं, तो इनको कवर कैसे करेंगे। और क्लास हमने तकरीबन 6:30 शुरू की थी, अभी 7:05 हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसा फील हो रहा है? कवर भी हो गए 2 इन्फोग्राफिक्स। अच्छा, अभी हम लोग जो है ना चलते हैं लास्ट और फाइनल पे, कल्चरल कंसिड्रेशंस पे। तो कल्चरल कंसिड्रेशंस बेसिकली ना ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड चीज़ों में से आती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी हम लोग कल्चर और रिलीजन को लेके ही होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ओवरलुक्ड चीज़ों में से भी आती है, ठीक है। और हमें अपना कल्चर अपना रिलीजन तो बड़े अच्छे तरीके से पता होता है, उसकी रिस्पेक्ट को भी हम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। दूसरों से भी हम रिस्पेक्ट करवाने पे तुले होते हैं, लेकिन ये कि जब किसी दूसरे कल्चर की बारी आती है तो हमें उसके बारे में अक्सर औकात अवेयरनेस नहीं होती, और हमें क्योंकि पता नहीं होता तो जिसकी वजह से क्या होता है हम उसको उस तरीके से केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते, इंडिविजुअलाइज्ड उस तरीके से रेपो बिल्डिंग ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाते, उतनी बेटर आउटकम्स नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि नर्सेज जो है ना उनको हर तरह के कल्चर्स का ना पता होना चाहिए जनरली स्पीकिंग, ठीक है। उसके पीछे वजह ये है, आपके पास तरह तरह के मरीज़ आएंगे, तो आप बेहतर केयर उनकी तभी कर सकोगे जब ये कि आपको उनके कल्चर का थोड़ा बहुत पता होगा। अच्छा, अगर आपको किसी के कल्चर का ज़्यादा नहीं पता ना, तो आप मैक्सिमम ये तो कर ही सकते हो कि आप काम रहो और एक्सेप्टिंग रहो, जजमेंटल ना बन जाओ, ठीक है ना।
तो इतना तो कर ही सकते हो। दूसरा ये कि ह्यूमंस आर डाइवर्स, नन ऑफ अस आर द सेम। तो दो मरीज़ अगर एक रिलीजन भी फॉलो करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक तरीके से रिलीजन को फॉलो करते होंगे। जैसे कुछ हैं जो कि जो है ना वो यहोवा विटनेस के हैं, वो ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन मना करते हैं। कुछ यहोवा विटनेस के जो है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में लगवा भी लेते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात की। कुछ मुस्लिम सेक्ट्स हैं जो कि जो है ना वो रोज़ा किसी टाइम पर खोलते हैं, किसी टाइम पर रखते हैं। कुछ जो है ना वो किसी दूसरे टाइम पर रखते हैं और खोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो कल्चर या रिलीजन का पार्ट हैं। जनरली फ़र्क हो सकता है, लेकिन कहने को दोनों क्या है, इस्लाम ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ लोग जो है ना वो फ्राइडे के फ्राइडे भी प्रेयर करते हैं, संडे के संडे भी करते हैं। कुछ लोग सिर्फ संडे को करते हैं। फिर कुछ लोगों की जो अपना जैसे फॉर एग्जांपल पास्टरशिप है या बिशप्स हैं या फादर्स हैं, मतलब ट्रेनिंग में डिफरेंस है, नामों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम आप ये तो कर ही सकते हो ना, सॉरी मिनिमम आप ये तो कर ही सकते हो कि अगले बंदे के कल्चर की रिस्पेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ये कल्चर इम्पैक्ट कैसे करता है? देखो यार, आपका कल्चर जो है ना आपकी हेल्थ के बारे में ना आपके आइडियाज़ को जनरेट करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी के कल्चर के अंदर ना कोई ये सोच सकता है कि वो बीमार हुआ है ना, तो पता नहीं शायद खुदा ने उसको सजा दी है जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, ठीक है। कई दफ़ा कुछ कल्चर्स में मेंटल इलनेस को ना वो ऐसे भी लिया जाता है कि जैसे ना फॉर एग्जांपल कोई विच क्राफ्ट है या कोई जादू हो गया है, ठीक है। या कोई जो है ना वो इसमें कोई चुड़ैल इसको जो है ना वो इस पे तारी हो गया, कोई जिन तारी हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट कल्चर्स हैं। फिर सिम्टम्स किस तरह से क्लाइंट जो है ना वो आपको बताता है, ठीक है। और ये कि कैसे वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो हाउ द क्लाइंट कोप्स विद स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे कोप करता है। जैसे जो एथियस्ट है, तो यूजुअली दे विल नॉट चूज़ द पाथ कि जहाँ पे वो दुआ करने लग जाए अगर उनको स्ट्रेस हो तो। कोई रिलीजन में बिलीव करता है तो डेफिनेटली दे बिलीव इन गॉड एंड इट्स एग्जिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली व्हाट दे डू इज़ दे स्टार्ट प्रेइंग एंड स्टफ। फिर ट्रीटमेंट लेना ना लेना सर्टेन डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। फिर कौन से ट्रीटमेंट्स वो एक्सेप्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। अल्कोहल बेस्ड मेडिकेशन हो तो जैसे इस्लामिक कल्चर नहीं उनको एक्सेप्ट करता, अल्कोहल बेस्ड हो गई, पोर्क बेस्ड हो गई, ठीक है ना, फूड्स या ट्रीटमेंट्स या डाइट्स, ठीक है, वो अपनी मना करते हैं। फिर फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, जैसे जो एशियन कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है या इस तरह के जो एशियन ममालिक हैं उसमें पेरेंट्स मोस्ट डिसीजन टेकर्स होते हैं। वेस्टर्न कल्चर में जो 18 साल से ऊपर होता है वो अपना डिसीजन खुद लेता है, ठीक है। माइनर्स के लिए पेरेंट्स ले लेते हैं। फिर हु दे वांट टू नो अबाउट देयर केयर, ये भी है एक। जैसे हमारे तो यहाँ पे जो है ना अम्मी अबू से छुपाया ही कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। कोई भी मसला हो जाए ना अम्मी अबू को लाजमी पता होता है। लेकिन बाहर के ममालिक में क्या है कि उनके पास ना राइट टू विद होल्ड इन्फॉर्मेशन होता है कि किसको कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इंडिविजुअल अपने बारे में बताना चाह रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर हाउ क्लोज दे आर कंफर्टेबल विद बीइंग विद द नर्स बीइंग, ठीक है। नर्स के कितना क्लोज होना वो पसंद करेंगे, कितना नहीं, यानी नर्स कितना उनसे कांटेक्ट कर सकती है, फिजिकल कह लो या बातचीत के हवाले से। आई कांटेक्ट मेंटेन करना गुड है बैड है, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। अच्छा, हमारे कल्चर में ना आंखें अगर मिला के देखें ना तो वो जो है ना डिसरिस्पेक्ट के मायनों में आता है। लेकिन अगर वेस्टर्न में जो है ना आप इधर उधर आंखें कर रहे हो ना, तो वो ये सोचेंगे कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा ध्यान से, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या अटेंशन नहीं पे कर रहा, ठीक है। जैसे अब्बा जी के सामने बंदा जो है ना अगर वो कोई चीज़ गलती कर दे ना, तो अब्बा जी के सामने बंदा आंखें नीचे करके खड़ा होता है ना जब गलती शलती हो जाए कोई। अगर आंखों में आंखें डाल के देखें तो अब्बा जी और कुट देते हैं, ठीक है। तो बंदा ये नहीं उनको कह सकता कि नहीं नहीं मैं आपको अटेंशन दे रहा हूँ या आपको गौर से देख रहा हूँ, आपकी बात गौर से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो वो उनको ये चीज़ नहीं समझ आती कि भाई मुझे, वो कहते हैं कि भाई अखां काटना है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा फैंटी भी पड़ सकती, इसलिए एंटलेक्स तो नहीं बता रहा, खैर मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो बाकी आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन का मैंने बता दिया। यहाँ पर देखो जी प्रिंसिपल्स क्या है बिलीव्स के बारे में। नहीं पता तो पूछ लो, ठीक है। रिस्पेक्ट करो तमाम बिलीव्स की, असेस करो कल्चरल नीड्स, ठीक है। और अकोमोडेट करो कल्चरल प्रेफरेंसेस जब तक जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। एडवोकेट करो क्लाइंट्स के लिए, जो है ना आप लोग एडवोकेट फॉर कल्चरली अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मरीज़ जो है ना वो कह रहे कि यार मैं जो है ना वो दुआ करवाना चाहता हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल जो है ना वो फलाना ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ हर्बल, ठीक है। तो आप एडवोकेट कर सकते हो डेफिनेटली उनके कल्चर में अगर वो चीज़ इस्तेमाल होती है तो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ टू रेडिकल है, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए कुछ टर्म्स भी ले सकते हो, मेयर्स भी ले सकते हो। स्पेशली अगर मेंटली जो है ना पेशेंट चैलेंज्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल
डिप्रेशन में सुसाइडल थाट्स वगैरह आते हैं, तो फिर आप एडवोकेट नहीं करोगे अगर मरीज़ कुछ करना चाह रहा है ऐसा जो कि उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। जनरल टिप्स क्या है, आपको बात की समझ नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर है, तो प्रोफेशनल इंटरप्रेटर का यूज़ करो। प्रोफेशनल इंटरप्रेटर का मतलब है कि उसकी फूफी मामा चाचा ताई इसको नहीं ले लेना इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। पता चले आप उसको कहो कि जी वो गाड़ी ट्रक के नीचे आ गई है, तो वो कहे जी बंदा ट्रक के नीचे नहीं, सॉरी बंदा ट्रक के नीचे आ गया, तो वो कहे कि ट्रक बंदे के नीचे आ गया, ठीक है। तो इंटरप्रेटर हमेशा अस्पताल का प्रोफेशनल इस्तेमाल करना, ठीक है। अपने उनके रिलेटिव्स को इंटरप्रेटर के तौर पे नहीं लेके आना, ठीक है। दूसरा, एजम्पशंस नहीं बनाते क्लाइंट्स के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुस्लिम क्लाइंट है तो उसने अगर हिजाब नहीं किया हुआ तो आपने ये नहीं एज्यूम कर लेना कि ये मुस्लिम नहीं है, ठीक है। या अगर क्रिश्चियन है उसने हिजाब किया हुआ तो आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि ये मुस्लिम है, ठीक है। तो आपको पूछना ही पड़ेगा। और बी ओपन माइंडेड, नॉन जजमेंटल, प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड डिग्निटी, डॉक्यूमेंट कल्चरल प्रेफरेंसेज इफ़ यू फाइंड एनी, ठीक है। अच्छा, कुछ रिलीजन्स की बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब MCQ आएगा ना, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता ना, तो लेट मी टेल यू, यू विल स्ट्रेट अवे डू द थिंग रॉन्ग, ठीक है। तो जस्ट ये कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं जूइश की और इस्लाम की, ठीक है। तो जूइश बेसिकली कोशर डाइट फॉलो करते हैं, जबकि जो मुस्लिम्स हैं वो हलाल डाइट फॉलो करते हैं। कोशर डाइट में क्या क्या आता है, बेसिकली जो इस्लामिक डाइट है ना वो कोशर डाइट के काफ़ी क्लोज है, ठीक है। जो कोशर डाइट है इसमें शेलफिश नहीं होती, पोर्क नहीं होता। पोर्क तो जो है ना इस्लाम में भी नहीं होता, ठीक है। फिर ये मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स सेम मील में कंबाइन नहीं करते। खैर इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है कि आप मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स कंबाइन ना करो। शेलफिश के बारे में भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है, ठीक है। हाँ, अल्कोहल हलाल नहीं होता, ठीक है। गोश्त वो जो कि हलाल तरीके से स्लॉटर ना किया गया हो, यानी उसकी जो है ना वो हलाल तरीके से उसे ज़बह ना किया गया हो, तो वो ठीक नहीं है। पोर्क नहीं होता। फिर जो क्या कहते हैं, क्लाइंट विल नीड रैप प्लास्टिक यूटेंसिल एंड अनप्रैप देम एंड प्रिपेयर देयर ओन मील। अच्छा, ये कई दफ़ा बर्तनों का भी करते हैं जोइश जो है ना, कि मैंने इस बर्तन में खाना है, इस बर्तन में नहीं खाना। अच्छा, इस्लाम में जो है मेनली ये कि वेमेन टिपिकली रिक्वायर अ फीमेल प्रोवाइडर, ठीक है। यानी फीमेल जो है ना वो यूजुअली अपने हस्बैंड पे या फादर पर डिपेंडेंट होती हैं। डिपेंड करता है कि किस जगह पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मॉडर्न वेमेन बहुत सारी जो है ना वो वर्कफोर्स में भी हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है, बट पॉसिबल है कि फ़ीमेल जो है ना वो हाउस वाइफ हो, ठीक है। फिर इसमें आता है जी प्रेयर 5 times a डे, मे इंटरप्रेट इलनेस एज द विल ऑफ अल्लाह और टेस्ट ऑफ फेथ, मे प्रेफर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ में वांट टू वॉश एंड रैप द बॉडी इन वाइट क्लॉथ, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डिस्करेज। तो ये पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाने के लिए इनकरेज करते जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं ना, ठीक है। जबकि जो वेस्टर्नर्स हैं वो पोस्टमार्टम उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और जो हिंदू वगैरह आपको पता है वो दे बर्न द बॉडी, ठीक है। अच्छा, जो जोइश हैं ये भी बरी करते हैं ना, दे ऑल्सो बरी द डेड बॉडीज़। फिर जो हॉ विटनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि ये ब्लड प्रोडक्ट्स रिफ्यूज़ करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें होल ब्लड, PRBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ये नहीं लेते, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनती, डेफिनेटली आप लोग भी सोच रहे होगे कि यार ये तो कोई सेंस एज सच नहीं बनती, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ ही सकती है। बट अगेन डेफिनेटली एक दूसरे के बिलीफ्स की अगर सेंस बनती हो तो फिर हम इसे एक दूसरे का बिलीफ क्यों कहें, ठीक है। फिर तो ये सबका कॉमन बिलीफ हो गया ना। तो सेंस ना बने बेशक, तो यू स्टिल हैव टू रिस्पेक्ट एंड यू शुड बी नॉन जजमेंटल रिगार्डिंग समबॉडीज बिलीव्स। सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट की बात करें तो अल्कोहल नहीं, कैफीन नहीं। ये लैक्टो ओवो वेजिटेरियन होते हैं, यानी ये कि लैक्टो मीन्स मिल्क, ओवो मीन्स एग्स एंड वेजिटेरियन यानी वेजिटेबल्स, गोश्त या पॉर्क वगैरह नहीं खाते, ठीक है, सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट। और हिंदुज़म के अंदर भी जो है ना ये गोश्त वगैरह नहीं खाते, ये वेजिटेरियनिज़म को ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, अंडे शंडे कई दफ़ा खा लेते हैं, डेयरी ले लेते हैं, ठीक है। और प्रेफर अ शावर नॉट अ बाथ टब, तो बाथ टब में नहाना नहीं इनको जो है ना वो पसंद होता, क्योंकि ये प्रॉपर साबुन से ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला गाना जो है ना वो ये इनको पसंद है, ठीक है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काफ़ी इनका बिलीफ होता है, ठीक है, जिसमें ये कि ये आयुर्वेद वगैरह जो है ना आपको पता है इंडियन डिसेंट का है, ठीक है। फिर बुद्धिज़्म की बात करें तो ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे हों, ठीक है। दूसरा, ये वैक्सीन वगैरह कुछ सर्टेन तरह की दवाइयाँ नहीं पसंद करते, ठीक है। मे प्रेफर क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर मेडिटेशन। दूसरा ये कि बुद्धिज़्म जो है ना इसमें जो है ना वो सेल्फ को ही गॉड माना जाता है, ठीक है। हिंदुज़म में भी और बुद्धिज़्म में भी, बहुत सारे डीपर रिलीजन्स में, सूफीज़म में, सिखिज़म में, इस तरह जो है ना वो सेल्फ को ही गॉड माना जाता है हायर स्टेजेस पे जाके ना।
लेकिन ये कि बुद्धिज़्म में तो क्योंकि वो कोई एक्सटर्नल गॉड उनका है नहीं बिलीफ इस चीज़ पे, ठीक है। तो दे थिंक दैट द गॉड इज़ द दे थिंक दैट गॉड इज़ विद इन, ठीक है। तो दे डू नॉट बिलीव इन एनी एक्सटर्नल गॉड, ठीक है। बाकी वेजिटेरियन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हों, ठीक है। बाकी पीसफुल रिलीजन्स में से एक है बुद्धिज़्म भी, जो है ना। फिर सिखिज़्म का मेन ये है कि ये बाल नहीं काटते, ठीक है, टर्बन पहनते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो प्राइवेटली इसको रिमूव करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, और इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल जेंडर्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये मेन है। नेटिव अमेरिकन की बात करें, इनके पुराने स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जैसे मैजिक वगैरह में बिलीव करते हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस में। फिर ये फैमिली इनकी इन्वॉल्व होना पसंद करती है डिसीजन मेकिंग में, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड पर्सनल स्पेस इनकी, ठीक है। ये वो है ना जो कार्टून वगैरह में आते थे, वो रेड इंडियन टाइप, ठीक है, ये वो वाले हैं नेटिव अमेरिकन। फिर लेटिनो की बात करें, लेटिनो हिस्पैनिक्स, ये ज़्यादातर फैमिली सेंटर्ड होते हैं, फैमिली पसंद करते हैं, केयर के दौरान बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, लैंग्वेज अपनी प्रेफर करते हैं, और ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जी बात करें एशियन कल्चर की, एशियन में जिसमें चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है। पाकिस्तान तो एक पार्ट है ना, पाकिस्तान इंडिया तो एज़ कम्पेयर टू छोटे हैं, लेकिन चाइना बहुत बड़ा है, ठीक है। कोरिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है। तो ये वो एशियन कल्चर है जिसमें आई कांटेक्ट ये मेंटेन ना करने को साइन ऑफ रिस्पेक्ट कहा जाता है। पाकिस्तान भी इसमें आता है, इंडिया भी आता है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, हर्ब्स, रेमेडीज़, एक्यूपंक्चर, ये चीज़ें। फिर प्राइवेसी इज़ इंपॉर्टेंट, जैसे हिजाब कल्चर है हमारा यहाँ, जो है ना फुली कवर करते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में नन्स वगैरह हैं, ठीक है। चाइनीज़ भी जो है ना वो अपना उनका भी है एक कि वो मॉडेस्टी को पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल्चर क्यों मैटर करता है? ये इसलिए कि ताकि आप लोगों से बेटर कम्युनिकेट कर सकें। मरीज़ जो है ना वो उसको केयर अगर मिलती है तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, सेफ्टी इन्हेंस हो, हीलिंग इन्हेंस हो, और हेल्थ डिस्पैरिटीज़ कम हो। यानी जब ये है कि आप मरीज़ के बिलीफ्स के साथ मिलकर चलेंगे ना, तो उसको मसले मसाइल कम फेस करने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि कल्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है, अस्पताल को ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे, ज़्यादा तरह के मरीज़ों को वो केटर कर सकते हैं, ज़्यादा इनकम जनरेशन हो सकती है, ठीक है। जो बैक एंड पे बिजनेस मॉडल है, डेफिनेटली ये कस्टमर सेल्स मॉडल ही है, ठीक है। हॉस्पिटल्स का भी, दे सेल हेल्थ केयर सर्विसेज, तो डेफिनेटली द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर इज़ इंक्रीज, एंड हॉस्पिटल्स मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इफ़ दे कीप कल्चरली कॉम्पिटेंट पीपल। फिर बात करें इसकी एंटलेक्स टिप की, एंटलेक्स मेनली जो है ना वो ये चीज़ चेक करना चाह रहा होता है कि आप क्लाइंट्स की कल्चरल नीड्स को अप्रोप्रिएटली डील कर पाते हो कि नहीं, या रिकग्नाइज कर पाते हो कि नहीं। मेनली आपने इस बारे में ना सोचना होता है कि मैं किस तरीके से मरीज़ की ज़्यादा इज़्ज़त कर सकता हूँ, और किस चीज़ से मरीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल और ट्रस्ट में आएगा, ठीक है। जैसे अब इमेजिन करो कि एक फ़ीमेल है, फॉरनर है, और मुस्लिम आर्यन है, लेकिन वो फॉरनर जो है ना एडमिट हो जाती है। वो फॉरनर जो है ना वो कपड़े सही तरीके से कवर नहीं करती अपने आप को पूरे तरीके से ना, और वो कमरे में ऐसे ही लेटी हुई है नॉर्मली, और मतलब उसने लेट सपोज कि शी इज़ वेयरिंग फ्यूअर क्लोथ्स एज़ कम्पेयर टू व्हाट शी वुड शुड वेयर इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मुस्लिम आर्यन हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो डेफिनेटली वो ऑड फील करेंगे इस तरह की सिचुएशन में ना। मरीज़ को वो हो सकता है कवर करने का, उससे बोलें या कुछ भी ना ऐसे वैसे, लेकिन वो नहीं करना चाह रही, तो वो कंफर्टेबल है ऐसे। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाहर के किसी यूएस के, यूके के हॉस्पिटल में एक फ़ीमेल है जो कि हिजाब करती है, मुस्लिम है, तो वो वहाँ पर कोई भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो करती है, पर्दे का ख्याल करती है, वो फीमेल है तो फीमेल नर्स या फीमेल डॉक्टर को भी प्रेफर करती है। तो ये चीज़ें हैं कि जो है वो कल्चर में इम्पॉर्टेंट हैं, हमें देखनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट who practices Islam and is observing Ramadan, which action by the nurse is best? Encourage the client to drink foods, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। Offer a pork sandwich, बिल्कुल भी नहीं है। Require the client to remove her head scarf, ये भी नहीं है। Schedule care around the client's fasting hours, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। Schedule care around the client's fasting hours during Ramadan, ताकि ये कि उसका रोज़ा ख़राब ना हो, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन किसी का इन तीनों जो है वो स्लाइड्स में अगर है तो पूछ सकते हो। मैं आपको अलाउ किया हुआ अभी माइक्रोफ़ोन ऑन करने के लिए, ठीक है। और मैं आपके साथ जो है ना ये तीनों सामने शेयर भी कर देता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। सर ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, जी जी। ये कौन है सर? ये है जी अपना जहोवा विटनेस, ठीक है। जहोवा विटनेस वाले ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो उसको रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कौन से कंट्री में होते हैं? यार ये पाकिस्तान में भी होते हैं, ये कोई वो नहीं है कि मतलब क्या उसे कहें कि मतलब एलियन नहीं है, फॉरेनर नहीं है, ठीक है।
बेसिकली बिलीफ्स है ना तरह तरह के, ठीक है। नज़र आ रही ना स्क्रीन सबको? क्यों भाई, स्क्रीन क्लियर है? जी सर, आ रही है। तो ये आ बताओ रही भाई है। कि पहले चेक करो कि कैसी तुम लोगों के लिए इन्फोग्राफिक्स बना रहा हूँ, मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, जी देखो बहुत ना कोई अच्छा पीपीटी के अच्छा लगा झंझट, क्लास। हाँ ना कोई पीपीटी के झंझट, ना कोई जो है ना वो नोट्स कलेक्शन के झंझट। सीधा तुम लोगों को एक ही फोल्डर दूंगा, उसमें हर टॉपिक पर उसका इन्फोग्राफिक होगा, मौज उड़ाओ हैं। अच्छा आप कोई सवाल पूछ लो, है तो। सर ये जो आपने पोजीशन और कल्चर के बारे में बताया, ये एनक्लेक्स में इस तरह के क्वेश्चंस की होता है, ये यार सिस्टम आ होता जाते है? हैं, आ जाते हैं, नहीं भी आएंगे ना तो आपको कम से कम जो है ना इनका नो हाउ होगा ना, तो आप बेटर इंटीग्रेट कर सकोगे, ठीक है, चीज़ों को। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं इसकी एग्जांपल ना ऐसे देता हूँ। देखो जब आप बोलते हो तो क्या आप पहले सोचते हो? नहीं। नहीं सोचते ना, ऐसे जो दिल ऑटो में आता है ऑटो कह पायलट पे देते हैं। होता है ना। जो भी बात आप कहना जी चाहते हो जी। आपके होंठ खुद ही हिलते हैं, ठीक है, ज़ुबान खुद ही उन स्पेसिफिक मूवमेंट्स में मूव करती है। अकेले मुंह के ही 27 मसल हैं, ठीक है। हड्डियों का तो यूजुअली लोगों को पता होता है ना। ओ, आपकी जो बॉडी में 206 बोन्स हैं, ठीक है, लेकिन 622 मसल का जनरली लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। अकेले मुंह में ही 27 हैं। तो जब आप स्माइल करते हो तो आप ये तो नहीं सोचते कि मैं सेवन्थ क्रेनियल नर्व यानी फेशियल नर्व को यूज़ करके, ट्राइजेमिनल जो कि फिफ्थ नर्व है उसको यूज़ करके, ठीक है, और स्पाइनल एक्सेसरी और ग्लॉसोफ्रेंजियल को यूज़ करके ना यूँ करने लगा हूँ, ठीक है। तो कोई भी नहीं सोचता ना इतना। तो ये ऑटो पायलट पे ही हमारे मसल्स मूव करते हैं, हमने जस्ट इंटेंशन रखनी होती है। इसी तरह जब आपने इतना कुछ पढ़ा होता है ना, तो आपका ब्रेन जो है ना इस सब इन्फॉर्मेशन को ना एब्जॉर्ब करता है, सिमुलेट करता है। इवेंचुअली जब उस तरह का एमसीक्यू सामने आता है ना, आपका ब्रेन ना नादानिस्ता तौर पर आपको जो है ना वो करेक्ट आंसर इंडिकेट कर देता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू एज इट इज़ यूजली नहीं आता, ठीक है। देखो रिकॉल नहीं आएगा, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, एंट्लेक्स के अंदर ना रिकॉल एमसीक्यूज नहीं आते। रिकॉल का मतलब है प्रोन पोजीशन क्या होती है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा लेटा होता है, उल्टा लेटा होता है, लेफ्ट लेटा होता है, राइट लेटा होता है, ये है रिकॉल एमसीक्यू। ऐसा नहीं आएगा। हाँ ये आएगा, आप क्लीन एनीमा देने लगे हो, कौन सी पोजीशन बनाओगे? क्लीन एनीमा में आपको पता है कि लेफ्ट लेटरल मरीज को करना होता है, ताकि सिग्मोइड कोलोन जो है ना वो एक्सेसिबल हो जाए मरीज की, और उसको उसी में ही रखा जाता है, ताकि एनीमा जो है ना वक्त से पहले जो है ना वो लीक ना हो जाए या निकल ना आए स्टूल, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आ गई है यार मैं प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, तो कौन सी पोजीशन क्रिएट करोगे? तो वो नी टू चेस्ट पोजीशन है, ठीक है। समझ आ रही बात की? अच्छा रिवर्स टेंडलनबर्ग किसके लिए काम आती है? रिवर्स टेंडलनबर्ग जो है ना वो वीनस रिटर्न को डिक्रीज करने के लिए काम आती है, हेल्प्स विद ब्रीदिंग, ठीक है। तो आपको अगर ये पता है तो फिर ही आप जो है ना वो सिचुएशन, अच्छा मरीज़ को जो है ना वो हो रही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन बनाओगे? या ऑर्थोपनिक पोजीशन जो है ना वो कार्डियक मरीज़ को अगर करनी है तो वो पोजीशन किस तरह होती? मतलब कई तरह से वो पूछ सकते हैं आपको। ये ज़रूरी नहीं कि रिकॉल हो, ठीक है। रिकॉल एमसीक्यूज़ जो है ना अगर आप ठीक कर पा रहे हो ना, लेट मी टेल यू, ये बेकार है। इस चीज़ को अगर ठीक कर पा रहे हो तो इसको मत समझो कि आपका एंट्लेक्स पास होगा इससे, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चंस देंगे। अभी जब इसका मैं टेस्ट बनाऊंगा ना, लाजमी टेस्ट करना, मैं 25 से 30 एमसीक्यू से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा इसका, ताकि तुम लोग कर लो, ठीक है। क्योंकि जो करता नहीं है ना वो फिर मुझे दुख होता है कि इतनी मेहनत भी करता हूँ और मैं कोई आगे से एमसीक्यू उसको टेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जी। 25-30 एमसीक्यूज़ का बनाऊंगा, उसमें देखना आपको पता चल जाएगा खुद ही कि किस तरह के एमसीक्यू आएंगे। एंड लेट मी टेल यू, यू विल से कि सर जी ये तो जो मैंने पढ़ा था वो तो ये तकरीबन पूछ ही नहीं रहा, ये तो कुछ और ही पूछ रहा है। हाँ है वही चीज़, ठीक है, या है उसी टॉपिक में से, लेकिन ये कि ये क्या मतलब ना, ठीक है। अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन कल्चरल कंसिड्रेशंस में ना ये तो आपको पता ही है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक एमसीक्यू पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था एक क्लास में, कि बेटा दुआ कर रहा है ना माँ के पास बैठ के ऐसे ना खामोशी से, तो आप गए हो अंदर ना, तो उसमें ये था कि जवाब था कि आप उनको प्रेयर कर लें, आप थोड़ी देर बाद आके केयर कर लें पेशेंट की, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक एटिकेट्स हैं, चीज़ें हैं। एंट्लेक्स मोस्टली ना जो बंदा कॉमन सेंस से काम ले रहा है, दूसरा जो बंदा मरीज़ की सेफ्टी देख रहा है, जो उसकी कंफर्ट देख रहा है, मोर रेपो बिल्डिंग देख रहा है, ठीक है, उसको बेटर फील करवा रहा है मरीज़ को, ठीक है, एज लॉन्ग एज के वो मरीज़ के लिए या किसी और के लिए या स्टाफ के लिए हार्मफुल नहीं है, तो यूजुअली वो ऑप्शंस ठीक होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? थैंक यू सर। अच्छा क्लास हमारी खतर आई प्रॉब्लम विद साटा क्वेश्चंस, हाउ डू आई डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हुमा मेरी ना एक क्लास पड़ी हुई है, एक क्लास नंबर तो मुझे याद नहीं है, ठहरो मैं तुम्हें देख के बता देता हूँ इधर ना। उस क्लास नंबर को जो है ना वो अगर आप कर लोगे ना, देख लोगे, तो वो आपको पता चल जाएगी कि वो क्या क्लास है, ठीक है।
ठहरो मैं बताता हूँ ज़रा, ऑनलाइन ही रहते रहते ना, मैं बता देता हूँ क्लास नंबर कौन सा मेरे यूट्यूब चैनल पे। वो मैंने क्लास नंबर के लिहाज से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज इसलिए किए हैं ताकि ये कि आप लोग जो है ना जस्ट क्लास नंबर देखोगे ना। अच्छा ये है जी, क्लास नंबर 6 है, हाउ टू आंसर सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चंस। ये 1 घंटे 26 मिनट की क्लास है, तो बड़ी डिटेल में समझाया हुआ मैंने कि किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, ये जाके देख लो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं सेशन को। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो एनरोल हो जाओ, ठीक है। अगर आज ही एनरोल होते हो तो अच्छा डिस्काउंट भी दूंगा क्लासेस के लिए, ठीक है। अगर प्रोसेस करवाना है, प्रोसेस करवा के एनरोल होना चाहते हो तो तब भी बात कर लो, फिर तो सेशन वैसे ही फ्री हैं आपके, ठीक है। सर जी अमरीन, क्या हाल है, कैसे हो? सर मुझे हाँ जी शुक्रगुजारी खुदावंद की। आप कैसे हैं? शुक्र शुक्र, ज़बरदस्त, बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने सुना है जब एनक्लेक्स का एग्जाम देते हैं तो जैसे हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, सही सही करेक्ट होते जा रहे हैं आंसर, तो और ज्यादा मुश्किल हाँ, जनरेट होते जाते हैं ठीक है, क्वेश्चंस, ऐसा है? सही कह रहे हो। ठीक है। हम्म और मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे डीएचए का एग्जाम होता है तो ऐसी पैटर्न में आते हैं? डीएचए बहुत आसान है यार, जिसने एनक्लेक्स की तैयारी की है ना वो डीएचए नींद में भी कर सकता है क्लियर, ठीक है। एक्चुअली मैंने डीएचए किया हुआ है और मैंने क्लियर किया था, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको लगता है कि डीएचए जो है वो इजी है इससे? डीएचए इजी है। अच्छा चलो ठीक है, ज़बरदस्त, फिर तो सही कह दिया ना मैंने, ठीक है। हाँ जी। और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। जिन्होंने क्लास ले ली है वो काइंडली मेरे साथ, जो न्यू आए हैं वो रब्ता कर लो, अगर एनरोल होना चाहते हो तो ठीक है, अच्छा मौका है। डिस्काउंट वगैरह भी दूंगा अगर आज के आज एनरोल होते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो लारा लगा देते हैं कि सर मैं देखता हूँ ज्वाइन करता हूँ, डिस्काउंट दे दें, आज दे दें, कल दे दें, ठीक है। तो वो काम ना करना, एनरोल होना है तो बताओ। और जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, गुड है। हुमा येस्टरडेज लेक्चर हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड, इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बाकी टेस्ट मैं अभी नहीं बना रहा, टेस्ट मैं कल बनाऊंगा यार। मैं थोड़ा सा अभी ना, क्लासेस आपके टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 8-9 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए आपको ना इस वीक में, बल्कि ज़्यादा ही पढ़ाए होंगे। ठहरो एक मिनट ज़रा देखते हैं मिलके ना, लेट्स जस्ट चेक के कितने टॉपिक पढ़ाए हैं बिफोर इसके कि आप लोग चले जाओ। लेट्स जस्ट सी सर वंस। सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया। मेरी दो फ्रेंड्स हैं, वो ऐड होना चाहती हैं, वो कैसे ऐड होंगी? उनको एक तो दोनों का नंबर मुझे फॉरवर्ड कर दो, मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास? जी जी है। ये फ़ोन नंबर है मेरा 0342507808 दोनों का नंबर मुझे सेंड कर दो, उनको मेरा सेंड कर दो, ठीक है। अगर वो दोनों आज ही एनरोल होती हैं ना तो मैं 20,000 के अंदर जो है ना वो ईच को एनरोल कर लूँगा, जी ठीक है। वैसे कोर्स की कॉस्ट 60,000 है, लेकिन जो स्टूडेंट मुझे लारे लगाता है ना उसको फिर मैं कहता हूँ कि तू 60,000 ही दे देना जब तू देगा। तो अभी अगर एनरोल होती हैं आज के दिन में, जो भी एनरोल होता है ना 20,000 में एनरोल कर लूँगा, ठीक है। आने वाले सेशंस भी ले सकेगा ये, उसको चीट शीट्स भी मिल जाएंगी हाई ठीक है। क्वालिटी में। बाकी यूट्यूब पे मैंने जो है ना मुफ्त में छोड़ा हुआ है कंटेंट, क्योंकि यार कोई बात नहीं, चलो कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो नहीं, चीट शीट्स उसको मतलब नहीं चाहिए, उसने भी एग्ज़ाम नहीं देना, कोई इंटर्निंग है ये वो, छोटा मोटा बीच बीच में लेक्चर लेना चाहता है, दिल की तसल्ली के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा करना चाहता है तो कोई बात नहीं, ले ले। बाय द वे हमने जो है ना ये देखो कितने टॉपिक कवर किए हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, लीगल कॉन्सेप्ट्स ये 2 हो गए, बेसिक केयर कंफर्ट पोजिशनिंग कल्चर 5 हो गए, ट्यूब्स लाइंस ड्रेन्स असिस्टेड डिवाइसेस 7 हो गए, कोड्स टू नो, डोजेज कैलकुलेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गए जी 10 लेक्चर आप लोगों ने 4 दिनों में कवर किए हैं। और इनके टेस्ट दोनों के जो है ना वो कल और परसों बनेंगे। बाकी मैं एक अवेयरनेस सेमिनार करना चाह रहा हूँ एनक्लेक्स पे, कैसे होता है, क्या होता है एग्ज़ाम में, उसकी निटी ग्रिटी थोड़ी बहुत ना। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको भी ज्वाइन करवाओ, कल और परसों करूँगा वो, मैं लॉन्च कर दूँगा ऐड या पोस्टर, तो आप उनको करवा लो ऐड, ठीक है, ताकि ये क्या उनको पता चल जाए। और अगर एनरोल होना चाहते हैं तो सैटरडे संडे में भी एनरोलमेंट्स ओपन है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़। ओके।